गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो सोशल साइंस क्लास के रूप में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बताएंगे। इसमें हमने आपको इटली के एकीकरण के बारे में और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताएंगे, किस तरह से यूरोप में जर्मनी का एकीकरण होता है और किस तरह से किन किन लोगों के सहयोग से एकीकरण हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उस समय आप देखेंगे जो मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने राष्ट्रीय भावनाएं उन लोगों के अंतर्गत विकास हो चुकी थी। मतलब जर्मनी के अंतर्गत जो मध्यम वर्ग के लोग थे 1848 ईस्वी में आप देखेंगे, कब आप देखेंगे 1848 ईस्वी में लोगों ने यह मन बना लिया था कि अब किस तरह से हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करके हम एक तरह से एकीकृत एक ऐसा कानून बन जाए कि लोग जो है एक ही कानून के तहत रह करके काम करें और उसकी शक्ति जो है मजबूत हो जाए। क्योंकि आप देखेंगे जर्मनी जो है उस समय जो है 39 राज्यों में विभक्त था और इतना बड़ा साम्राज्य को एकत्रित करना बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए आप देखेंगे वहाँ एक फ्रैंकफर्ट शहर में 1848 ईस्वी में एक तरह से सम्मेलन होता है। इसमें यह निश्चित किया गया था कि जर्मनी में एक ऐसा संविधान बनाया जाएगा जो पूरे देश के लिए जो क्या हो एक समान रहेगा और उसके अधीन रह करके सभी राज्य जो है एकीकृत होकर के कार्य करेंगे। तो इस तरह से बड़े स्तर पे वहाँ पे आप देखेंगे मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा वहाँ पे एक नया संविधान बनाने की बात की जाती है और बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। लेकिन आप देखेंगे वहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे वह मध्यम वर्ग के जितने लोग थे उनकी बातों को जो क्या कर दिया गया था, जो है राजा ने क्या कर दिया, दबा दिया और उसकी बातों को कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरह से आप देखेंगे वहाँ का एकीकरण की प्रक्रिया जो है रुक जाती है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे 1862 ईस्वी में, जैसे 1862 ईस्वी में ऑटोमान बिस्मार्क आप देखेंगे, जैसे 1862 ईस्वी में प्रसा का चांसलर बना। प्रसा का यह प्रधानमंत्री होता है, मंत्री बना। जैसे कि आप देखेंगे 1862 ईस्वी में ऑटोमान बिस्मार्क प्रसा का प्रधानमंत्री बनता है, तो वह जो है पूरी स्थिति को धीरे धीरे बदलने का प्रयास करता है और लोगों को एकीकृत करने का प्रयास भरपूर करता है। अब आप देखेंगे इसने जो कूटनीतिक चालों के द्वारा जो इसके देश खिलाफ थे पहले उनसे निपटने का भरपूर प्रयास करता है। आप देखेंगे इसने जो है 3 युद्ध की, इसने डेनमार्क के साथ, जो आप देखेंगे ऑस्ट्रिया के साथ और फ्रांस के साथ, इस तरह से और जितने प्रसा ने इसने इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली कि पूरे प्रसा के समाज को एकदम एकत्रित कर लिया। उसके जितने भी नौकरशाही से लेकर के सभी लोगों की सहयोग से एकदम पूर्ण रूप से अपनी सैन्य शक्ति को इतना मतलब विस्तृत कर लिया, बढ़ा लिया, जिसके कारण से वह बहुत लोकप्रिय हो गया। ऑटोमान बिस्मार्क के सहयोग से इतना कुशल नेतृत्व किया कि पूर्ण रूप से और जहाँ जहाँ पे उसको लगा कि हमारे देश हमारे एकीकरण करने में बाधा है, उनसे हर संभव प्रयास करने का प्रयास करने लगा। आप देखेंगे 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में इसमें पहला जो है युद्ध होता है, यह किसके साथ होता है, आप देखेंगे डेनमार्क के साथ जो है 1864 ईस्वी में इसका पहला युद्ध होता है। इसमें क्या था, प्रसा के शासक जो थे और डेनमार्क के शासक जो थे, उस समय जो वहाँ पे डच लोग थे उन लोगों को मिलाने का प्रयास लोग कर रहे थे। प्रसा के लोग चाहते थे कि हमारे ग्रुप में आ जाए,
डेनमार्क के लोग चाहते थे कि क्या आ जाए, हमारे ग्रुप में आ जाए। इस कारण से आप देखेंगे दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक हो गया और इस तरह से आप देखेंगे। लेकिन बड़े बड़े राजाओं के सहयोग से इसमें एक संधि होती है और इस संधि के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच में 1822 में आप देखेंगे एक समझौता हो जाता है और इस तरह से जो है प्रसाद ने जो है डेनमार्क पर भी जो अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया और सहमति के द्वारा जो है इसको अपने आप में मिलाने का प्रयास किया। इसके बाद आप देखेंगे जो दूसरा चरण चलता है, जो दूसरा चरण आप देखेंगे 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ, इसमें ऑस्ट्रिया प्रसाई होता है, प्रसाई। इसमें क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में घमासान लड़ाई चल रही थी 1864 ईस्वी में। तो इसमें भी जो प्रसा ने रूस के जार से मित्रता बना ली और इस तरह से उन्होंने मित्रता बनाने के साथ साथ आप देखेंगे इसके बाद बिस्मार्क ने 1865 ईस्वी में फ्रांस की तरफता को जो है जो एक तरह से संबंध बना लिया। इस तरह से डेनमार्क ऑस्ट्रिया को भी जो है अपने कूटनीतियों के जाल में फंसा करके उसको भी पराजित कर दिया 1866 में। इस तरह से जो बिस्मार्क था अपनी रणनीतियों के द्वारा 1866 में ऑस्ट्रिया को मिला लिया और 1864 में डेनमार्क के साथ जो समझौता करके इसको अपने पक्ष में मिला लिया। और जो आप देखेंगे जो तीसरा युद्ध होता है आप देखेंगे जो है प्रसा जो है फ्रांस युद्ध, इसमें आप देखेंगे 1870 ईस्वी में क्या हुआ कि 1870 ईस्वी में आप देखेंगे जो प्रसा और फ्रांस के मध्य युद्ध होता है। क्यों कि फ्रांस जो था जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बात थी और उस समय उसको एकीकरण करना बहुत आवश्यक था। इस कारण से जो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस जो बिल्कुल शक्तिशाली हो चुका था और उसको जब तक पराजित नहीं किया जाता तब तक उसमें एकीकरण नहीं किया जा सकता था। इस कारण से इसको भी जो है जर्मनी जो ऑटोमान बिस्मार्क था प्रसा का शासक, उसने अपने संपूर्ण लोगों के सहयोग से उसके कूटनीतियों के सहयोग से इसको जो है अपने पक्ष में करने के लिए जो है इसके साथ युद्ध होता है। और इस तरह से आप देखेंगे इसने लग्जमबर्ग को लेकर के दोनों देशों के बीच आप देखेंगे जो कि तनाव जो बना हुआ था, जो युद्ध के बाद जो है उसमें युद्ध जो तनाव था वह फूट निकला और यह युद्ध होना स्वाभाविक था। इस कारण से आप देखेंगे जो जर्मनी के जो चांसलर आप देखेंगे ऑटोमान बिस्मार्क ने एकीकरण करने के लिए पूर्ण रूप से यह 3 युद्ध किए। इसके बाद आप देखेंगे जो 10 मई 1871 में दोनों देशों के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। उस संधि के तहत जो है पूर्ण रूप से जो है जर्मनी का एकीकरण कर लिया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटोमान बिस्मार्क जैसे ही 1862 ईस्वी में शासक बनता है, उसने अपनी कूटनीतियों के द्वारा जो है डेनमार्क और ऑस्ट्रिया और प्रसा के साथ युद्ध होता है। उसने संपूर्ण नौकरशाही की मदद लेकर के अपनी जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। इस तरह से आप देखेंगे जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम यहाँ पे उस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव, इसमें देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या प्रभाव पड़े। तो इसमें जैसे आप देख लीजिए कि जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण कितनी कठिनाइयों के सामना करने के बाद हुआ। तो इसमें आप देखेंगे नेपोलियन, कुछ पहला पॉइंट देखेंगे
यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने विश्व को साम्राज्यवाद के लिए प्रेरित किया। कि मतलब जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना हुई वह पूरे देश में धीरे धीरे फैल गई और सभी लोगों के अंतर्गत साम्राज्यवाद की भावना का विकास करने का काम किया। और वहीं पे आप देखेंगे इस तरह से देखेंगे अगला पॉइंट कि यूरोप में जो बहुत तेजी से राष्ट्रवाद विकास रहा और राष्ट्रवाद जर्मनी इटली को इतनी शक्तिशाली बना दिया। मतलब राष्ट्रवाद की भावना ने इटली और जर्मनी को इतना शक्तिशाली बना दिया कि जिसके कारण से आप देखेंगे पूरा यूरोप जो है विश्व युद्ध के लिए खतरा बन गया। इस तरह से आप देखेंगे इसके बाद प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी राष्ट्रभाषा संस्कृति के आधार विचार के आधार पर आप देखेंगे सबसे श्रेष्ठ समझने लगे थे। उस समय ये था कि कोई भी देश थे वह राष्ट्र की भावना ने उनको इतना प्रेरित कर दिया कि वे सभी लोग जो उनकी संस्कृति सभ्यता थे विचार थे वे लोग सभी देशों से श्रेष्ठ समझने लगे थे। और इस तरह से आप देखेंगे और उनके अंतर्गत राष्ट्र की भावना की प्रेरणा बहुत तेजी से बढ़ गई थी, जिसके कारण से बहुत यूरोप में राष्ट्रवाद से जो बहुत लाभ हुए अन्य देशों को। और इसके बाद सैनिक गुटबंदी तथा साम्राज्य की आंधी दौड़ ने राष्ट्रों में अस्त्र शस्त्र एकत्र करने की जो है होड़ लगा दी। कि इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, लोगों के अंतर्गत साम्राज्यवाद की भावना बढ़ी, उसी तरह से लोग एक दूसरे देशों के संपर्क में आए, उन लोगों के अंतर्गत गुटबंदी होने लगी और इस तरह से वो अपने अपने देश के विकास के लिए उन लोगों ने अस्त्र शस्त्र बनाने की जो है इकट्ठा करने के लिए होड़ मच गई। इस तरह से आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना ने यूरोप में किस तरह से प्रभावित किया। तो सबसे पहले आपने देखा कि राष्ट्र की गौरव को बढ़ाया, एक देश दूसरे देश की साम्राज्यवाद की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया, गुटबंदी तथा साम्राज्य की दौड़ ने अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करने का काम किया और इस तरह से इतनी राष्ट्रीय भावना से वो लोग हो गए कि जो आगे चल करके आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। तो ये था हमारे राष्ट्रीय प्रभाव थे, यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या प्रभाव पड़े। तो आपने देखा कि किस तरह से साम्राज्यवाद की भावना ने विश्व युद्ध को जन्म दिया और सभी राष्ट्र साम्राज्यवाद के लिए उत्साहित होने लगे थे नए देश के विकास के लिए। अब आगे देखेंगे इसके बाद इसमें कुछ आएगा क्वेश्चन कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के राष्ट्रवाद के उदय में क्या क्या भूमिका थी उनके बारे में आप देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जिउसेppe मेस्त्री कौन थे। अब देख लीजिए कि जिउसेppe मेस्त्री जो इटली के एकीकरण में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्वेश्चन आएगा कि जोसेफ मेस्त्री आएगा कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों के इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नामों का उल्लेख कीजिए या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के क्या क्या योगदान थे उनका वर्णन कीजिए। इसमें हम आपको एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे कि जोसेफ मेस्त्री ने क्या योगदान अपना दिया था इटली के एकीकरण में। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जो इटली का जोसेफ मेस्त्री का जो जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में, यह जेनेवा में हुआ था। हुआ था जोसेफ मेस्त्री का जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक कार्बोनरी संगठन था, कार्बोनरी संगठन के क्या बने सदस्य बने। क्या बने? कार्बोनरी
बोनरी संगठन के सदस्य बनने के बाद इन्होंने आप देखेंगे 2 गुप्त संगठन बनाए। क्या बनाए? 2 गुप्त संगठन बनाए थे। या आप देखेंगे मार्सेई में इन्होंने बनाया। यंग इटली की स्थापना की। यंग इटली की स्थापना तथा देखेंगे दूसरा जो इन्होंने बनाया वर्ग यंग यूरोप। तो यंग यूरोप की स्थापना की। पहला मार्सेई में यंग इटली की स्थापना की, वर्ग में यंग यूरोप की स्थापना की। तो इन्होंने अपने संगठन के माध्यम से, गुप्त संगठन के माध्यम से जो विदेशी थे उनको बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन यह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। लेकिन इनका जो है इटली के एकीकरण में सबसे पहले 1830 ईस्वी में योगदान देने का काम सर्वप्रथम इन्होंने किया। इन्होंने सर्वप्रथम कार्बोनिक संगठन के सदस्य बने। उनमें मार्सेई में इटली तथा वर्ग में यूरोप की जो है इसमें इटली में नवयुवकों को सैन्य में भर्ती करके वे अपनी शक्ति को मजबूत करके विदेशियों के साथ लड़ना चाहते थे और उनके बाहर करना चाहते थे। इस तरह से आप देखेंगे कि इटली के एकीकरण में जोसेफ मेज़नी का बहुत बड़ा योगदान था और इस तरह से इनका उद्देश्य था कि जो वहां पर गणतंत्र की स्थापना करेंगे, प्रजातंत्र की स्थापना हो और उनसे निरंकुश शासकों से जो विदेशी शासक थे उनसे हम छुटकारा पाना चाहते थे। तो इस तरह से आपने देखा जोसेफ मेज़नी के बारे में कि इनका इटली के योगदान में, इटली के एकीकरण में क्या योगदान था। तो हमने देखा कि इन्होंने 2 संगठन बनाए। आए गए परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन पूछ लेगा कि यह इटली की स्थापना किसने की थी? जोसेफ मेज़नी ने की थी। आएगा क्वेश्चन यह यूरोप की स्थापना किसने की थी? जोसेफ मेज़नी ने की थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1807 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। इस तरह से पूछ देगा इटली की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो मार्सेई में हुई थी। यह यूरोप की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ग में हुई थी। इस तरह से आप देखेंगे यह अपने आप में एक क्वेश्चन है। इन सबको हमको याद करना है और उनका योगदान भी याद करना है। तो इस तरह से हमने जोसेफ मेज़नी के बारे में देखा। इसके बाद हम देखेंगे काउंट कैमिलो दी काबू के बारे में देखेंगे। इसके बाद देखिए जो सबसे इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इटली के एकीकरण में। इन्होंने आप देखेंगे तत्काल इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह सार्डिनिया पीडमांट के जो है प्रमुख मंत्री थे और इन्होंने आप देखेंगे किस तरह से कूटनीति के चाल से और यह पूरा इटली को एकीकरण करना चाहते थे और इस तरह इन्होंने अपने विश्वास से इटली को जो है और यह भी आप देखेंगे यह इटली जो है भाषा जो है की अपेक्षा जो फ्रेंच अधिक बोलते थे ये इटली की अपेक्षा, लेकिन इनके जो भाषा शैली थी यह बहुत अच्छी थी। मतलब इटली के अलावा इनमें फ्रेंच अधिक बोलते थे जिसके कारण से यह बहुत प्रभावित लोगों को करते थे। फ्रांस में सार्डिनिया पीडमांट और कूटनीतिक संधि से आप देखेंगे किस तरह से सार्डिनिया पीडमांट को जो है कूटनीतिक संधि के द्वारा इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी लोगों ने मिल करके
कैमिलो दी काबूल और गैरिबाल्डी के सहयोग से पूर्ण रूप से तब जाकर के जो है जो इसके विरोधी थे ऑस्ट्रिया सभी देशों को पराजित करके उसको एकीकरण करने में जो कैमिलो दी काबूल थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे बड़ी कूटनीति थी जिसके कारण से गैरिबाल्डी के सहयोग से लोगों ने मिल करके उनके जो विरोधी देश थे जो इसके इटली के एकीकरण में बाधा पहुंचा रहे थे उनको बहुत कूटनीतिक जाल में फंसा करके संधि के माध्यम से उनको एकीकृत करने का प्रयास किसका था, तो कैमिलो दी काबूल का था। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये अपने इटली के एकीकरण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसके बाद आप देखेंगे आता है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। इसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा आप देखेंगे जो टिप्पणी है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। अब देखेंगे यूनान में किस तरह से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई होती है। ऑटोमन तुर्की में आप देखेंगे साम्राज्य से यूनान को मुक्ति कराने का संघर्ष यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष कराता है। मतलब ऑटोमन तुर्की साम्राज्य से यूनान को मुक्त कराने के लिए जो युद्ध हुए थे उसी को हम कहते हैं यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। आप देखेंगे यह 1820-21 में शुरू हुआ। यह युद्ध जब क्या हुआ 1821 में शुरू होता है, यानी यूनान जो था यह तुर्की साम्राज्य के अधीन हो गया था। और जब अधीन हो गया था तो इस तरह से यहाँ की जो जनता थी, जो यूनानी लोग थे, बहुत परेशान हो गए थे। बहुत तुर्कों ने बहुत जमकर अत्याचार किया, इतना अत्याचार कर दिया कि लोग परेशान हो गए थे। और इतना अत्याचार, इतना आप बता दें कि वहाँ पे लोगों का जीवन दुष्कर हो गया था, जिसके कारण से इधर से उधर लोग भाग करके कुछ इटली में आए, जिसके कारण से यह युद्ध बहुत दिनों तक चला। आप देखेंगे लंबे समय तक चला। और 1832 आप देखेंगे कब 1821 से प्रारंभ होता है और आज देखेंगे प्रारंभ होता है और यह 1832 ईस्वी तक चला। 1832 ईस्वी तक चला यूनानी और तुर्कों के युद्ध में। आप देखेंगे इस तरह से इसमें यूनानी राज्य को मुस्लिम साम्राज्य से मुक्ति करवा करके जो यह युद्ध हुआ यह 1832 ईस्वी तक चला था। और इस प्रकार 1832 ईस्वी में जो यूनान को स्वतंत्रता मिली, इसी को कहते हैं यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। क्या हो गया एक बार और समझ लीजिए कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध का मतलब था जो यूनान देश था इसमें तुर्की ऑटोमन तुर्की का साम्राज्य स्थापित था, इसके लिए जो युद्ध हुआ उसको कहते हैं यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। इसके बाद इसमें हुआ क्या था कि मतलब यूनान में तुर्कों का साम्राज्य था। यहाँ पे यूनानी जो लोग थे बहुत परेशान हो गए कि परेशान का मतलब इतना अत्याचार तुर्कों ने फैला दिया, जिसके कारण से वहाँ के जो लोग थे इधर उधर भागने लगे थे। और इसलिए उन लोगों ने जम करके फिर युद्ध हुआ। 1821 प्रारंभ होता है और 1832 ईस्वी तक चलता है। इस तरह से आप देखेंगे इतने बड़े अंतराल के बाद फिर वहाँ पर जो मुस्लिम साम्राज्य से वहाँ पर यूनान को स्वतंत्रता मिलती है, इसी को कहते हैं यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो इस तरह से आपने देखा कि जोसेफ लेस्ली का योगदान, कैमिलो दी काबूल का योगदान और यूनानी स्वतंत्रता युद्ध जो आपके किताब में दिया गया है उसी का जो है यह टिप्पणी है। इसमें आप देखेंगे इसके बाद क्या है फ्रैंकफर्ट संसद। इसमें अगला टिप्पणी आप देखेंगे कभी कभी आता है फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? अब आप देख लीजिए ये जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संसद जो थी वहां की, जर्मनी की फ्रैंकफर्ट संसद में
क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन 18 मई 1848 होता है। 18 मई 1848 को होता है। मतलब एक सम्मेलन होता है। सम्मेलन फ्रैंकफर्ट संसद में आप देखेंगे कुछ क्रांतिकारियों थे जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उनका एक सम्मेलन होता है 18 मई 1848 में जर्मनी में। इसका उद्देश्य ये था कि जर्मनी के लिए एक नए संविधान का क्या करना था, निर्माण करना था। क्या जर्मन के लिए एक नए संविधान का निर्माण करना था, उसका प्रारूप तैयार करने की बात की जा रही थी, जिससे राज्य को एकीकरण करने में सबको जो है क्या है एकीकरण करने में सुविधा हो सके। लेकिन जो वहां का राजा था वह क्या कर दिया, मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और इस तरह से आप देखेंगे यह सम्मेलन जो है समाप्त कर दिया गया। उसके द्वारा इस सम्मेलन को भंग कर दिया जाता है। जैसे ही बात आती है कि जर्मन राज्य में एकीकृत की बात आई कि एक ऐसा कानून हो जो पूरे देश जो जर्मन के लिए हो, लेकिन वहां का जो राजा था वह मानने से इनकार कर दिया और इस सम्मेलन को संसद को क्या कर दिया, भंग कर दिया। इसी को हम कहते हैं फ्रैंकफर्ट संसद। यह कब हुई थी, 18 मई 1848 ईस्वी में। तो इस तरह से फिर आप देखेंगे राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। आप देखेंगे राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। आप देखेंगे कि केवल जो भी युद्ध हुए हैं यह केवल पुरुषों के बल में नहीं हुए, इसमें राष्ट्र के हित में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। युद्ध में महिलाओं ने भी अपना सहयोग दिया। मान लीजिए उनके पति या उनके भाई बंधु युद्ध में गए तो उन्होंने भी अपने साथ अपने कार्यों का निर्वहन किया, उनसे कंधा मिलाकर काम किया और इस तरह से उन्होंने एक संगठन बना करके युद्ध करने का प्रयास किया, लोगों का सहयोग करने का प्रयास किया। लेकिन आप देखेंगे उन्हें अपने राजनीतिक संगठन बनाने, समाचार पत्र प्रकाशित करने तथा बैठकों को प्रदर्शन करने का किया। उन्होंने अपने संगठनों के माध्यम से आप देख लीजिए नारी सशक्तिकरण, किस तरह से महिलाओं ने अपने राष्ट्र के प्रति और अपने जागरूकता के प्रति हर तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। उसी तरह से उस समय राष्ट्रवाद में भी जो है नारियों ने अपना जो है राष्ट्रीय मंच बनाकर, संगठन बना करके अपने लोगों का यूनियन बना करके आप देखेंगे वह प्रदर्शित करने का प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे उनको मत देने का अधिकार नहीं मिला था। फ्रांस में आप देखेंगे 1848 में मत प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इसमें भी महिलाओं का भी जो बहुत बड़ी भूमिका थी, जो आज उस समय जो राष्ट्रवाद में तभी उनको राजनीति में और मत देने के अधिकार से वंचित किया गया था। उन्होंने भी जब अपना जो है लेकिन पूर्ण रूप से जो है फ्रैंकफर्ट संसद में इन्होंने अपना जो मूक दर्शक की बात बनी रही थी। लेकिन आप वहीं पे आप देखेंगे जब एक फ्रैंकफर्ट की संसद हो रही थी, महिलाएं भी वहां पे गई थी, लेकिन महिलाओं को आप देखेंगे उनको जो है बोलने का अधिकार संसद में नहीं दिया गया, केवल मूक दर्शक की बात बनी रही। इस तरह से आप देखेंगे महिलावादी संघर्षों में महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया और हर तरह से अपने अधिकारों के प्रति सचेत रही। लेकिन कुछ अधिकारों से वो फिर भी उनको वंचित किया गया। लेकिन आधुनिक युग में आप देखेंगे कहीं पर भी आप देखेंगे अब महिलाओं को इतना आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और हर क्षेत्र में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए अब उनके अधिकारों को जो है
हटाया नहीं जा सकता है। अब हमारे संविधान में भी उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे राजनीतिक संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जर्मनी के एकीकरण, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के योगदान के बारे में हमने बताया, जैसे यूसेफ बेस्नी ने क्या क्या योगदान दिए, कैमिलो दी काबूल ने किस तरह से इटली के एकीकरण में सहयोग किए। फिर आपने फ्रैंकफर्ट संसद में बताया, और फिर महिलाओं के राष्ट्रवादी संघर्षों में क्या भूमिका थी उनके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। यह सभी जो प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग इनके बारे में आ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण प्रक्रिया को बताइए, इसके बाद आ सकता है कि इटली के एकीकरण में किन व्यक्तियों का योगदान था उनके बारे में लिखिए। आ सकता है राष्ट्र में महिलाओं का क्या योगदान था, और आ सकता है यूनानी सभ्यता युग पर टिप्पणी लिखिए। जो इन सारी बातों को हमने बताया एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन्यवाद।